वेलकम टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री में, हमने दो आपकी पर्सनैलिटीज़ के व्यूज़ को कंपेयर करना है। वन इज़ महात्मा गांधी एंड सेकंड वन इज़ सुभाष चंद्र बोस। इस तरह का क्वेश्चन आपका यूपीएससी मेंस में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जहाँ पे आपको दो पर्सनैलिटीज़ को कंपेयर करना था ऑन द फ्रंट ऑफ नेशनलिज्म and their views on education। स्पेसिफिकली दो एरियाज के बारे में बोला गया था, कौन कौन से? महात्मा गांधी के बीच में एंड आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये अगर क्वेश्चन आपका PYQ है तो हम डिस्कस कर लेते हैं आपके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी आइडियोलॉजीज जो महात्मा गांधी की थी और आपका सुभाष चंद्र बोस जी की थी। सुभाष चंद्र बोस। तो जब हम इनके आइडियोलॉजीज को कंपेयर करेंगे तो हम क्लासीफाई करके चलेंगे कि किस किस एरिया में हम इनकी आइडियोलॉजीज को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि मान लीजिए इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत हैं, इनके किसी चीज़ को रिएक्ट करने के वेज मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट अगर हम दोनों की बात करें तो बोथ वर क्या थे? टावरिंग फिगर्स थे इन द इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन इंडिपेंडेंस। दोनों का ही एम क्या था? इंडिया को आज़ाद करवाना, इंडिपेंडेंट करवाना, ठीक है। लेकिन उनकी अप्रोचेस जो हैं वो थोड़ी अलग थी, लेकिन बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग अराउज करने में पीपल्स के अंदर, दोनों को ही पता था, इसलिए दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते थे। इसलिए जो आपके गांधी जी थे उन्होंने बोस को क्या बोला? प्रिंस अमंग पैट्रियट्स। जो आपके देशभक्त हैं उनमें से सुभाष चंद्र बोस क्या है? एक प्रिंस हैं, उनका नाम सबसे आगे आएगा, ठीक है। ऐसे ही जो बोस हैं उन्होंने महात्मा गांधी को क्या बोला? फादर ऑफ नेशन बोला, ठीक है, फादर ऑफ नेशन। जब बोस जो आपकी INC की कमेटीज बनती थी, ठीक है, जब INC का इनको एक बार मौका मिला कि इनको INC को हेड करना है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट बने, तो उस टाइम पे गांधी जी इनकी फेवर में नहीं थे। तो सुभाष चंद्र बोस उस समय भी ये मानते थे कि मान लीजिए मैं गांधी जी के ना चाहते हुए भी उसका प्रेसिडेंट बन तो गया, लेकिन जब तक वो गांधी जी को एग्री नहीं करेंगे, उनकी सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिलेगी, वो INC में ज़्यादा कोई एक्टिव रोल प्ले कर नहीं पाएंगे और आपका मासिस के अंदर जो अप्रोच होती है, पीपल्स तक पहुंचने का जो जरिया है, वो इनका सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि ऐसा ठीक है, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया इनका अलग था, लेकिन क्या थे? दोनों ही इंडिया की इंडिपेंडेंट के लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए क्या थे? कंसर्न रखते थे, ठीक है, और अपने अपने हिसाब से उन्होंने क्या किए? एफर्ट्स किए। तो सबसे पहले जिस फ्रंट के बारे में बात करेंगे, एक है आपका नॉन वायलेंस, दूसरा है आपका मिलिट्री अप्रोच। तो जब हम बात करते हैं तो गांधी जी तो प्योरली नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। आपको पता भी है, जब गांधी जी ने कोई मूवमेंट स्टार्ट की, अगर वहाँ पे वायलेंस हुई तो उन्होंने वापस ले ली। लाइक आपका चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपका कौन सी मूवमेंट वापस ली? जो उन्होंने 1920 में स्टार्ट किया, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात आती है, या फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात आती है। जब भी उनको लगा कि आपका कोई फेज वायलेंट हो, उनको गांधी जी ने कभी सपोर्ट किया ही नहीं। तो गांधी जी किस मेथड में बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे आपका नॉन वायलेंट मेथड्स, ठीक है, अहिंसा में बिलीव करते थे, एंड सत्याग्रह में बिलीव करते थे, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस। आपको गवर्नमेंट को अपोज करना है, ठीक है, लेकिन आपका तरीका क्या होना चाहिए? सत्याग्रह मेथड आप अपनाओगे। आप क्या कर सकते हो? धरना दे सकते हो पीसफुल,
आप गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ों को खरीदना बंद कर दो, ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट के चलाए हुए स्कूल्स में जाना बंद कर दो, उनकी प्रोवाइडेड की हुई सर्विसेज बंद कर दो। तो इस टाइप के मेथड्स जो हैं गांधी जी ने फॉलो किए। पीसफुल रेजिस्टेंस जो है आपका मेथड होगा गांधी जी की नज़रों में। अगर किसी एक माइटी एम्पायर के अगेंस्ट लड़ना है तो आर्म्स या हथियार उसका क्या है, माध्यम नहीं है। आप आर्म्स के थ्रू बैटल कभी एक माइटी एम्पायर के अगेंस्ट लड़ नहीं पाओगे। ये गांधी जी का क्या था, बिलीव था। और वैसे भी अगर मान लो वो बोलते थे कि इंडिया वाले आर्म्स और हथियार उठा भी लें तो उनके पास मॉडर्नाइजेशन नहीं है, जबकि ब्रिटिशर जो हैं उनके पास क्या है, मॉडर्नाइज हथियार है, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आर्म्स स्ट्रगल में बिलीव नहीं करते थे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस के व्यूज़ को देखें तो उनका ये मानना था कि हमें अगर आज़ादी लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्म स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, आर्म्ड स्ट्रगल। तो आर्म स्ट्रगल के लिए उनका जो इंस्पिरेशन रहा वो आपका नाजीज इन जर्मनी, ठीक है, वर्ल्ड वार 1, फासिस्ट इटली लाइक मुसोलिनी एंड हिटलर। अगर हम इनकी आइडियोलॉजीज की बात करें कि ये लोग क्या थे, वैसे तो ये दोनों कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, और ये क्या करते थे, रेशियलिज्म में बिलीव करते थे, अपने रेस के अलावा किसी और पर्सन को अच्छा नहीं मानते थे। सुभाष चंद्र बोस की कैटेगरी में अगर हम वो चीज़ देखें तो सुभाष चंद्र बोस इस तरह की आइडियोलॉजीज में तो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन इनके तरीके से इम्प्रेस थे कि जब अगर मान लो इनके राइट्स को इन द केस ऑफ ये एक्सिस पावर है, अलाइड पावर्स के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इनके राइट्स दबाए जा रहे हैं, इनकी कंट्रीज के ऊपर अधिकार किया जा रहा है, ठीक है। तो जब इन्होंने रिवोल्ट किया तो क्या किया, वायलेंट रिवोल्ट्स किए, ठीक है, आर्मी बनाया, फाइट किया एलाइड्स के साथ, एलाइड पावर्स के अगेंस्ट। तो वो उस अप्रोच को लेके क्या थे, प्रभावित से इन नाजीज एंड जर्मनी से, एंड उनके अंदर जो मिलिट्री के अंदर डिसिप्लिन था उनसे प्रभावित थे। तो सुभाष बोस ये बोलते थे कि हम क्या कर सकते हैं, आर्म्ड बैटल के थ्रू ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जीत सकते हैं। बोस बिलीव्ड दैट वायलेंट रेवोल्यूशन वाज द ओनली वे टू अस ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिश रूल को इंडिया से खत्म करने के लिए हमारे पास यही एक रीज़न है। इसीलिए उन्होंने बाद में जो आपका इंपीरियल जापान है, बेसिकली जापान ने भी इंपीरियलिज्म की है, कॉलोनीज के ऊपर कब्जा किया है, लेकिन जापान से हेल्प ली सो दैट कि इंडिया को आज़ाद करवाया जा सके। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बोस का भी मकसद आज़ादी है, महात्मा गांधी जी का भी आपका मकसद आज़ादी है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि मीन्स, वेज ऑफ मेथड का डिफरेंस है कि गांधी जी नॉन वायलेंट तरीके से चाहते हैं और बोस किस तरीके से चाहते हैं, आपका वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू चाहते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिफरेंट की बात करें तो गांधी जी बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा क्या है, एंड्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे गोल्स, और उनको अचीव करने के लिए हमारे जो वेज होंगे, मींस जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए जो हमारे रास्ते हम मेथड अपनाएंगे, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपके रास्ते भी अच्छे होने चाहिए और आपके गोल्स भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छे गोल को, लाइक इंडिपेंडेंस लेना हमारा एक गोल है, अच्छा गोल है, इसको अचीव करने के लिए आप ऐसा कोई भी मेथड अपना नहीं सकते जो इसको जस्टिफाई ना कर पाए। यानी कि आप वायलेंस में बिलीव मत करो, ठीक है। जब आप वायलेंस करोगे तो हमारे जो यहाँ पे पीपल्स हैं, ब्लड शेड होगा, उनकी भी लाइफ का लॉस होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉमा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का हम नुकसान झेलेंगे। तो गांधी जी बोलते थे कि हमारे जो एंड्स हैं और हमारे जो रास्ते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, दोनों ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ही एडवोकेटेड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। अगर हम बात करें इंडिया में, वो क्या चाहते थे, जिस टाइप का वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहते थे उसमें ये बोलते थे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ रिलायंस रखना पड़ेगा, ठीक है।
एंड आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। इसके बारे में भी बात करते हैं, फिलहाल हम पहले ये देख लेते हैं। बॉस जो हैं वो चाहते थे कि आपके जो एंड्स होते हैं वो आपके सही होने चाहिए। हो सकता है कि उन तक पहुंचने के लिए हमें कोई ऐसा मेथड भी फॉलो करना पड़ सकता है जो आपका सही नहीं है। बॉस बिलीव्ड रिजल्ट ऑफ एक्शंस, आप जो एक्शन ले रहे हो उसके रिजल्ट मैटर करते हैं कि आप चाहते क्या हो। इवन इफ मीट टेकन हेल्प फ्रॉम नाजी जर्मनी एंड इंपीरियल जापान, उन्होंने हेल्प ली नाजी जर्मनी से, इंपीरियल जापान से। बेशक ये दोनों भी क्या है अपने आप में सही नहीं थे, इनका भी रेशलिज्म या फिर इंपीरियलिज्म जो है वो सही नहीं था, क्योंकि बॉस जो हैं वो आपका सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने इनसे हेल्प ली, क्योंकि क्या थे जो ये थे रेशियल आइडियोलॉजीज के हैं, सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन सुभाष बोस डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। फिर भी इनसे हेल्प ली क्योंकि वो क्या चाहते थे, एक प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच चाहते थे, प्रैक्टिकल होके चीज़ों को देख रहे थे कि अभी ये मौका है, क्योंकि आपका ब्रिटिश पावर जो है इनके अगेंस्ट क्या है, फाइट करने में उलझी हुई है, तो हम इनका हेल्प लेके इंडिया को क्या करवा सकते हैं, आज़ाद करवा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रेवोल्यूशनरी अप्रोच स्ट्रगल के लिए अपनाया, ठीक है। बट आइडियोलॉजीज को नहीं मानते थे, नाजीज की एंड जापान की इंपीरियलिज्म आइडियोलॉजी को नहीं मानते, लेकिन एक राइट को लेने के लिए जो मेथड, जो रेवोल्यूशन, जो आर्म्ड रिबेलियन या जो कहें से आर्म्ड स्ट्रगल उन्होंने की, बॉस उसमें बिलीव करते थे, क्योंकि वो क्या थे, डिसिप्लिन थे। मिलिट्री डिसिप्लिन नाजीज फासिस्ट में देख के, इंपीरियलिज्म जापान वालों में देख के बॉस ने उस मेथड को क्या करने की कोशिश की है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हमारे यहाँ पे की थी। उसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करें, वो पॉइंट आई थिंक इस स्लाइड के हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब बात करते हैं, किस टाइप का वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहते थे, यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यू कैन से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। गांधी जी बिलीव करते थे कि यहाँ पे राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य के लिए वो ये बोलते थे कि हमें अपने आप को सेल्फ प्योरीफाई करना पड़ेगा। राम राज्य की डेफिनेशन उनमें यह थी कि कोई भी बंदा करप्ट नहीं है, वो आपका क्या है, मॉरली सही होना चाहिए, ठीक है। अपने आप में कोई भी बंदा किसी को कंट्रोल ना करे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होने चाहिए, बल्कि उसकी अपब्रिंगिंग, उसका एजुकेशन, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इसी हिसाब से होना चाहिए कि उसके अंदर एथिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो अपने आप क्या हो जाएगी, राम राज्य की व्यवस्था हो जाएगी। अ स्टेटलेस सोसाइटी, वो नहीं चाहते थे कोई पॉलिटिकल पावर हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज आपके ऊपर रूल करें, ठीक है। वो इस तरह का चीज़ नहीं चाहते थे, एज अ वो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं चाहते थे। जिस चीज़ के बारे में हमें उनकी बुक है हिंद स्वराज, जो 1909 में उन्होंने लिखा, किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, इम्फेसाइज सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। आपका जो पावर है, जो आपका विलेजेस हैं, जहाँ पे आज हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, उससे भी छोटी छोटी यूनिट्स की वो बात करते थे कि लोग जो है अपने आप, उनको राइट होना चाहिए, वो अपने आप को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, सेल्फ रिलायंस होने चाहिए। सेल्फ प्यूरिफिकेशन का मतलब राम राज्य दैट मीन्स कोई लॉ उनको कंट्रोल ना करे, वो खुद में क्या होने चाहिए, एजुकेशन अपब्रिंगिंग के थ्रू आपका क्या होना चाहिए, प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड सेल्फ रिलायंस होने चाहिए, कोई इंपोर्ट वगैरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की बात यह है कि हमें किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने एक बात, जब हम एजुकेशन में पढ़ेंगे तब आप इस राम राज्य के कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हो। उन्होंने ये बोला था कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट में आपका क्या है, मीन्स ऑफ लिवलीहुड, तो ठीक है, आपने पढ़ाई की, आपने एग्जिस्टेंस के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन उससे भी ये बढ़कर चीज़ है जहाँ पे आपको नॉलेज, ठीक है, फिर आपको क्या होना चाहिए, कॉग्निटिव लेवल, फिजिकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आप अपने मतलब कि माइंड एंड बॉडी दोनों के लिए आपको क्या होती है, जो एजुकेशन है वो उस तरीके से होनी चाहिए कि आप दोनों चीज़ों में क्या हो, प्योरीफाइड हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉस। अगर हम बॉस की बात करें तो वो बिलीव तो करते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में वो ये बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो आपका रिच एंड पुअर का वाइड गैप है, वो आपका डेमोक्रेसी से तो नहीं हम ख़त्म कर सकते। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही डेमोक्रेसी लगाएंगे, रिच रिच होते चले जाएंगे, पुअर पुअर होते चले जाएंगे, तो स्टार्टिंग में हमें एक अथॉरिटेरियन रूल चाहिए, ठीक है, जो आपकी इस तरह की जो आपकी फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं,
पहले उनको खत्म करेगा, देन फिर हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी रूल के लिए फेवर करेंगे। लेकिन बोस के अथॉरिटेरियन नेचर का कुछ लोगों ने गलत मतलब भी निकाला है, जिसको उन्होंने एग्जाम्पल दे के प्रूव करने की कोशिश भी की थी कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, वो 1943 में जब बनाई थी उन्होंने, तो उन्होंने जो उस गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर खुद को बना लिया, फिर जो आपका मिलिट्री विंग बनाया उसका सुप्रीम कमांडर खुद को बना लिया। तो ओवरऑल पावर जो है सुभाष बोस ने अपने हाथों में रखी। तो इसीलिए वो ये बोलते हैं कि सुभाष बोस का जो अथॉरिटेरियन रूल था वो था कि अपने आप में पावर एकमुलेट करना। लेकिन सुभाष बोस ये मानते थे कि जब तक एक पर्सन जो आपका मॉरली सही है पावर एकमुलेट करेगा नहीं, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे अगर आप इनिशियली डेमोक्रेसी को क्या कर देते हो, फेवर करते हो रूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके बाद हम यहाँ पे राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटलेस सोसाइटी की बात है। लेकिन बोस जो थे वो साम्यवाद में बिलीव करते थे। उनका जो कॉन्सेप्ट था साम्यवाद का, वो ये बोलना चाहते थे कि हमारा ये कॉम्बिनेशन है किसका, सोशलिज्म का एंड आपका फासिज्म का। फासिज्म से बस वो एक ही चीज लेना चाहते थे, वो था आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, डेडिकेशन होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए, जो आपको नाजीज एंड फासिज्म में देखने को मिलेगी। सोशलिज्म में वो बता रहे हैं कि इक्वल राइट्स सभी को मिलने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके वो क्या बोल रहे हैं कि आपका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि आपके अंदर कुछ अथॉरिटेरियन सिस्टम भी होना चाहिए, सो दैट कि हर एक बंदे को डिसिप्लिन सिखाया जा सके। लेकिन उसके बाद स्टेट का ये भी होना चाहिए कि वो क्या करे, इक्वल राइट्स सभी को दिलवाने की कोशिश करेगा। तो ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, सोशलिज्म एंड डिसिप्लिन ऑफ फासिज्म की बात करते थे सुभाष बोस, जिसको साम्यवाद बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मिलिटेरिज्म एंड इकोनॉमी, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो गांधी जी तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। वो तो चाहते ही नहीं थे कि कोई मिलिट्री टाइप का कोई स्ट्रक्चर या आपका पुलिस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि वो राम राज्य में बिलीव करते हैं। तो सब उनको लगता है कि सभी क्या है, मॉरली आपके एथिकली एजुकेटेड हैं, ठीक है, वो किसी के साथ कुछ गलत करेंगे ही नहीं, फ्रिंज एलिमेंट्स इसमें होंगे ही नहीं। तो गांधी जी तो टोटली मिलिट्री के अगेंस्ट थे, स्ट्रेस करते थे कि आपका एजुकेशन इस टाइप से होना चाहिए, सभी के सभी लोग क्या होंगे, एथिकली करेक्ट होंगे, ठीक है, उनको सिखाया जाएगा। किस चीज़ का सहारा लेना चाहते थे, वो रिलीजन का लेना चाहते थे, आगे भी बात करेंगे, ठीक है, राम राज्य बनेगा कैसे। बट गांधी जी ये नहीं बोलते थे कि हम वॉर नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो डिफेंसिव वॉर के अगेंस्ट नहीं थे, वो डिफेंसिव वॉर के अगेंस्ट नहीं थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनकी खुद की राइटिंग से ही पता चलती हैं, ठीक है। तो गांधी जी वैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं थे, लेकिन डिफेंसिव वॉर के अगेंस्ट भी नहीं थे। इसीलिए जब हम बात करते हैं, उन्होंने क्या किया है, अलाइड को क्या किया है, सपोर्ट किया एक्सिस पावर के अगेंस्ट, ठीक है। ही एडवोकेटेड फॉर द आइडिया ऑफ सर्वोदय, उन्होंने सर्वोदय का आइडिया दिया, ठीक है। सर्वोदय के आइडिया में उन्होंने क्या बोला कि सभी पीपल्स का क्या होना चाहिए, भला, ठीक है, जिसको बाद में फिर अगर हम बात करें अंत्योदय में चेंज किया गया, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो सर्वोदय का ये बोलते हैं कि सभी का भला होना चाहिए, दैट मीन्स जो आपके पुअरेस्ट पीपल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें सोचना है। हम अगर एज अ कैपिटलिस्ट हैं, हमने अपना धन इकट्ठा कर लिया, तो हम एज अ ट्रस्टी काम करें, उन लोगों को क्या करें, उनके इक्वल शेयर्स, उनके जो राइट्स बनते हैं वो हमें देने। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये बोलते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए कि हम प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ध्यान ना दें, बल्कि इतना का हमने प्रोड्यूस करना है कि हमारी इमीडिएट ज़रूरतें पूरी हो सके, हमारे आसपास का जो एरिया है उस बाज़ार की ज़रूरतें पूरी हो सके। ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉफिट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ किया और बाहर की मार्केट की ज़रूरतें हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि उसके फिर क्या नुकसान है। गांधी जी फेवर करते थे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, यू कैन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते थे, सो दैट की इंडस्ट्रीज विलेज में हों, छोटे लेवल पे हों।
जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनस्किल्ड हैं, उनको काम मिल सके। एक बड़े एरिया में जाके काम करेंगे तो उसमें और अदर टाइप्स की प्रॉब्लम्स आएंगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। गांधी जी बोल रहे हैं कि आपको मैकेनाइजेशन की जरूरत तब पड़नी चाहिए जब आप प्रोडक्शन करना चाहते हो और आपके पास लेबर नहीं है। बट वो बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, हमारे पास तो वर्किंग हैंड्स हैं, लेबर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, वर्किंग हैंड्स हमारे पास हैं। तो आप अगर मैकेनाइजेशन करना चाहते हो तो जो लेबर हमारे पास है वो क्या करेगी, ठीक है, उसको हम कैसे रोजगार देंगे। तो लार्ज इंडस्ट्रियलाइजेशन के तो बिल्कुल फेवर में नहीं थे। ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा आपको एज अ ट्रस्टी होल्ड करना है लोगों के बिहाफ पे, सो दैट हम उनको उनके बेनिफिट्स, उनके राइट्स दे सकें। वो चाहते थे वर्कर्स जो हैं इंडस्ट्रीज में और जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक ट्रस्ट बिल्टअप होना चाहिए। वर्कर्स को ये लगना चाहिए कि एम्प्लॉयर जो है हमें हमारा ड्यू राइट दे रहे हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयर होते हैं वर्कर्स को, उनको क्या करना है, पूरा सपोर्ट करना है, ठीक है। जिस हिसाब से प्रोडक्शन की बात आती है तो दोनों के बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को भी क्या करना चाहिए, उनके राइट्स वर्कर्स के देते रहना चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी यू कैन से, ठीक है, और अदर नीड्स जो होती हैं। तो वर्किंग कंडीशंस की बात आती है, ठीक है। तो ये गांधी जी के व्यूज़ हैं इकोनॉमी को लेके। बॉस की बात करें तो मिलिट्री में तो मिलिट्री डिसिप्लिन से तो बहुत प्रभावित थे वो। उन्होंने अपना मिलिट्री विंग बनाया भी है, आज़ाद हिंद फौज बनाया, ठीक है, इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए वो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। उसमें फिर आपका वुमेन रेजिमेंट भी बनाई उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई करके। तो वो तो फेवर करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये था कि मिलिट्री आपको डिसिप्लिन सिखाती है कि आपको काम करना कैसे है। फिर फेवर करते थे मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। वो बोलते थे कि आपका जो वर्क फोर्स है वो सारा का सारा आपके वर्कर्स क्या एग्रीकल्चर में काम कर ही नहीं सकते। एग्रीकल्चर इतना आउटपुट दे ही नहीं पाएगी कि आप सभी चीज़ों को वहाँ पे क्या कर सकते हो, रोजगार दे सकते हो। और जैसे जैसे आपका उस एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम मैकेनाइजेशन करेंगे, वहाँ की एडिशनल वर्कफोर्स को रोजगार चाहिए तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर मॉडर्नाइजेशन, अपनी सोसाइटी को मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे, इंडस्ट्रीज की भी मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमी के लिए एक प्लानिंग कमीशन भी बनाया 1938 में, ठीक है, जब उन्होंने आईएनसी को हेड किया था। तो प्लानिंग कमीशन रशिया के प्लानिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि हमें प्रॉपर प्लान्स बना के क्या करना चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना चाहिए, वो बनाना है हमने, ठीक है। उससे ही हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चर में भी हम मैकेनाइजेशन कर पाएंगे और हमारी इंडस्ट्रीज भी स्ट्रांग हो पाएंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, प्लानिंग कमीशन बनाते हुए उन्होंने एक वुमेन प्लानिंग कमीशन विंग भी बनाया था जिसको हेड किया था रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े ने, ठीक है। उसको चलो बाद में पढ़ लेंगे, वुमेन वाला पॉइंट जब करेंगे। अभी तीन चीज़ों के ऊपर और इनके व्यूज देख लेते हैं। वन इज योर रिलीजन, देन कास्ट, देन वुमेन। रिलीजन की बात करें तो दोनों ही बिलीव करते थे वैसे तो गॉड में, ठीक है, लेकिन मानने का ढंग अलग अलग है। गांधी बिलीव्ड इन गॉड एंड गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ एंड वायलेंस। गॉड में बिलीव तो करते थे, ठीक है, रिलीजियस टीचिंग्स में भी बिलीव करते थे, लेकिन वो ये मानते थे कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ही अपने आप में क्या है, भगवान है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो दैट मीन्स आप भगवान की पूजा कर रहे हो। ही कुडंट कंसीव ऑफ अ स्टेट विदाउट रिलीजन। स्टेट को विदाउट रिलीजन वो मानते ही नहीं थे। वो ये मानते थे कि जो ये आपके रिलीजियस टेक्सचर्स हैं, टेक्स्ट्स हैं, जो आपकी थ्योरीज हैं, वो ही आपको क्या करेंगी, डिसिप्लिन बनाएंगी, ठीक है, या फिर आपको लाइफ जीने का ढंग बताती हैं। स्टेट कैसे अपना राइट फुलफिल कर सकता है, जो आपके उसके ड्यूटीज फुलफिल कर सकता है, वो सारा आपका क्या है, रिलीजन से ही आपको पता चलेगा। बिलीव्ड इट शुड बी अ बाइंडिंग फोर्स। ये क्या हम आजकल मानते हैं कि रिलीजन की वजह से मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स में क्या है, एक डिवाइसिव फोर्स आ रही है, लेकिन गांधी जी मानते थे कि आप रिलीजन का अगर सही मतलब समझोगे तो रिलीजन ही आपका सोसाइटी में क्या है, एक बाइंडिंग फोर्स है जो लोगों को
बांध के रखता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर उस सोसाइटी के गोल को अचीव करने की क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, जिसको हम बाद में बोलते हैं लाइक नेशनलिज्म की बात आती है, ठीक है। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो वो क्या करते थे, उपनिषद टीचिंग्स में बिलीव करते थे, भागवत गीता में उनका बिलीव था। ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को वो नहीं मानते थे, पुराने रीति रिवाज को नहीं मानते थे। इसीलिए अगर हम बात करें तो वैसे तो हिंदुइज्म फिलॉसफी में बिलीव करते थे, लेकिन जो सोशल इविल थी, सती प्रथा है, विडो, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, इनके अगेंस्ट ही थे वो। इसके अलावा वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। वैसे हिंदू आइडियोलॉजी में बिलीव था, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे, वो सेकुलरिज्म में बिलीव करते थे। उसके बाद कास्ट की बात करें तो गांधी जी अनटचेबिलिटी के तो अगेंस्ट थे। वो बोलते थे कि अगर आपका कोई रिलीजियस टेक्स्ट, कोई ग्रंथ अगर आपको अनटचेबिलिटी करने के लिए बोलता है तो आप उस टेक्स्ट को, उस ग्रंथ को, उस रिलीजन को चेंज कर दो, ठीक है। लेकिन जो आपका 4 फोल्ड कास्ट सिस्टम है, जहां पे आपको समाज को 4 कैटेगरीज में बांटा गया, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके बीच में उन्होंने क्या कोई चेंज करने की कोशिश की नहीं। गांधी जी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, लेकिन वर्ण सिस्टम को फॉलो करते थे। वो इसीलिए मानते थे कि जो आपका ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ है, ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक सिस्टम दूसरे के क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है, उसको सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। लेकिन बोस फेवर करते थे क्या, इंटरकास्ट मैरिजेस को, क्लासलेस सोसाइटी को। उनका ये मानना ही नहीं था कि आपका ऐसा कोई 4 वर्ण सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आपने ये वाले पॉइंट्स ही याद रखने, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग में इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। उसके बाद आती है वुमेन के लिए अप्रोच। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हल्का सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि अगर हम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। गांधी जी थे जिन्होंने सबसे पहले उस टाइम की जो आपकी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी उसको चैलेंज करते हुए क्या किया, मान लीजिए मुस्लिम्स में भी पर्दा सिस्टम चलता था, हिंदू जो फीमेल्स हैं उनको भी घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, लेकिन गांधी जी ने रेडिकल अप्रोच अपनाते हुए सबसे पहले वुमेन्स को नेशनल स्ट्रगल में लाने का काम गांधी जी ने किया है। ओके, लेकिन इसके बाद ये बोलते हैं कि जो गांधी जी थे वुमेन्स के रिगार्डिंग ये बोलते थे कि ठीक है, उनका राइट है कि उनको कोई जो उनका काउंटर पार्ट है लाइक मेल्स हैं उनसे इस तरह से पेश ना आए कि उनका जो आपका एक ह्यूमन राइट है वो आपका वो लाइक मारपीट की बात आती है, या फिर आप उन्होंने नहीं सपोर्ट किया कि आपका सती प्रथा होनी चाहिए। गांधी जी इन सभी चीज़ों को मानते हैं, लेकिन वो ये बात भी मानते थे कि जो आपका एक पैट्रियार्कल थॉट और चलता था कि वुमेन्स को सिर्फ घर के काम ही करने चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ किस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे कि वुमेन्स को हाउस होल्ड चोर्स ही करने चाहिए, ठीक है, घर के काम करने चाहिए, हाउस संभालना है। वो मानते थे कि वुमेन जो है घर की ड्यूटी है, देवी है, और मेल जो है वो आपके ब्रेड अर्नर है, ठीक है, वो घर कमा के लेके आएंगे। वुमेन का काम है कि उस ब्रेड को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करे, ध्यान रखे घर का। और वुमेन्स के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मानते थे मदरहुड की है, जो आपकी आने वाली जनरेशन हैं उनकी अपब्रिंगिंग करना, ये आपका स्पेशल राइट वुमेन्स का था। तो गांधी जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल के लोगों को क्या लगते हैं, पैट्रियार्कल सोच के लगते हैं, लेकिन उनका शायद ये सोच नहीं रहा होगा। वो उस चीज़ को विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। बोथ पार्टनर अगर वर्किंग होंगे तो घर की और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये कहना नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लो बोथ पार्टनर्स वर्किंग है तो आपका हो सकता है फैमिली लाइफ इम्बैलेंस हो जाए। बॉस की बात करें तो बॉस ने सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो वही अगेन विडो रीमैरिज को फेवर किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड को क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने एक वुमेन प्लानिंग विंग भी बनवाया था कि वो जो स्पेशल वुमेन्स के लिए उनकी एम्पावरमेंट के लिए जो काम करेगी, ठीक है, जिसको हेड किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई, सॉरी यहाँ पे
रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े था, ठीक है, रजवाड़े, जिन्होंने उस वुमेन प्लानिंग कमीशन को हेड किया था। इसके अलावा वो नहीं मानते थे कि वुमेन्स को घर के ही काम करने चाहिए, उन्होंने स्पेशल एक मिलिट्री विंग भी बनवाया। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट तो उसका नाम था, लेकिन उसको हेड करने वाली लेडी कौन थी? लक्ष्मीनाथन सहगल, लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल थे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है वुमेन प्लानिंग कमीशन के हेड का भी। तो ये इस तरह के अलग अलग जो है इनके व्यूज़ उस चीज़ को लेके थे। एजुकेशन को लेके अगर हम बात करें तो गांधी जी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज प्रमोट करते थे, इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम दोनों के अगेंस्ट थे, इंग्लिश मीडियम के भी वो क्या थे? अगेंस्ट थे। वर्नाकुलर जो मातृभाषा है उसमें ही चाहते थे कि एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन में वो चाहते थे वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन का मीनिंग और आपका लिटरेसी का मीनिंग वो अलग मानते थे। सिर्फ आप किताबें पढ़ सकते हो, ठीक है, ये आपकी लिटरेसी है, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। एजुकेशन इसके बियॉन्ड की चीज़ है, ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। कॉग्निटिव लेवल के ऊपर बात करते थे, ठीक है, और ये चाहते थे कि एजुकेशन में आपके जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, बेसिकली हिंदू टेक्स्ट, भगवत गीता की बात करो, उनसे हमें एथिक्स सीखने को मिलता है, हमें पता चलता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है। इस तरह के एजुकेशन को उन्होंने एक नया नेम दिया था जिसको हम बोलते हैं नई तालीम, जिसको 1937 में उन्होंने क्या किया था? कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। बोस की बात करें तो बोस तो साइंटिफिक एजुकेशन का फेवर करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वेस्टर्न इंग्लिश मीडियम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको ये लगता था कि अगर हम इनको एजुकेशन देंगे तभी हमें अदर कंट्रीज के सिस्टम का पता चलेगा, तभी लोग एजुकेट होंगे, तभी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ पाएंगे। या फिर अगर हम साइंटिफिक एजुकेशन की बात करें तो हम तभी डेवलप हो पाएंगे। इंडियंस के पिछड़े रहने का कारण ही यही है कि उनके पास साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये उनका मेन मानना था बोस का। तो अगर हम इनके लिगेसी एंड इम्पैक्ट की बात करें तो आपको पता है दोनों ही टावरिंग फिगर्स हैं, गांधी एंड बोस, दोनों ने अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो थी उनमें रोल प्ले किए, ठीक है। बेशक इनकी आइडियोलॉजीज अलग अलग थी, लेकिन फिर भी क्या है, इन्होंने अपना नेशन बिल्डिंग, गवर्नेंस, सोशल रिफॉर्म जो आपके मॉडर्न इंडिया में हो रहे हैं, दोनों ही चीज़ों से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है। गांधी जी के आइडियोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस्ड है और आपका सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस होकर हम मॉडर्न इंडिया में चेंजेस कर रहे हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चंस की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है आपका, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस तरह के हम क्या करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। देखिए जो आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है, बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, बैटल्स हैं, उनके नेम याद करने, वो साथ साथ में आपको लेक्चर में बताते रहेंगे अगर ऐसा कोई टॉपिक है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको कुछ पेजेस को क्रैम करना है, रटना है। लेकिन जब हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसी तरह से लेक्चर्स को कवर करेंगे, ठीक है, जहाँ से आपके मॉडर्न हिस्ट्री कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी आपकी, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपका आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है किसी टॉपिक को लेके तो वीडियो सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।